हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। तो बच्चों, आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें मैं आपसे सारा पूरा ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास का, कि कैसे हमने एटम्स का मास मेजर करना शुरू किया, क्या रूल्स हैं, किस एटम को हम अपना रेफरेंस मानते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो अब तक हमने बेटा क्या क्या कर लिया था। वी हैव सीन कि एटम्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ आया, फिर उसके बाद ये जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो कौन सी लॉज इस कॉम्बिनेशन को गवर्न करती हैं, उसके बाद डाल्टन्स एटमिक थियरी देखी हमने, और उसके बाद हमने एटम का साइज, सिग्निफिकेंस, ये सब जान लिया है ना। सो नाउ वी आर ऑन टू द एटॉमिक मास। दिस इज द 5th लेक्चर इन दी बेसिकली द सेशंस ऑफ लाइन ऑफ सेशंस। तो 5th सेशन है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस यू हैव नो क्लू कि मैं कौन हूँ, तो आई एम योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट M5. I have been teaching for more than 3 years and I have taught more than 15,000 students online. तो स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, ऑब्वियसली देखो, एटम्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको आप देख नहीं सकते है ना। ये इतने छोटे हैं कि वैसे भी देख नहीं सकते और इवन आफ्टर माइक्रोस्कोप से देखना मुश्किल है ना। तो इतने छोटे पार्टिकल्स का मास कैसे मेजर करें जो हमें दिख ही नहीं रहा। नॉर्मली इनकेस आप कोई ग्रोसरीज अगर आप लेने जा रहे हो है ना, तो आप वेइंग मशीन्स होती हैं वहाँ पे, इजंट इट, देयर आर वेइंग मशीन्स और तराजू होते हैं, उनसे आप मास मेजर करते हैं। और उसमें भी क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए यू आर बाइंग ग्रोसरीज, यू विल सी कि आपने एक रेफरेंस रखा होगा और आप एक जगह अपनी दूसरी चीज़ को मेजर करेंगे, इजंट इट। कैसे होता है बच्चों, जैसे इन केस मैं सिंपल ग्रोसरीज ही लेने गई हूँ अगर, तो ऐसे होता है कि एक साइड देयर यू कीप द रेफरेंस। जैसे मान लीजिए 1 kg का मैंने यहाँ पे कुछ रख दिया है ना, तो दूसरी साइड क्या होगा, दूसरी साइड यू विल बी कीपिंग योर ग्रोसरीज जो आपको खरीदनी है। तो जब तक ये इक्वलाइज नहीं हो जाता आप तब तक इसमें ऐड ऑन करते रहते हैं है ना। तो मतलब क्या है, हम जब भी मास लेंगे तो हमारे पास कुछ रेफरेंस होना चाहिए, इजंट इट, तभी तो हम मास ले पाएंगे। तो रेफरेंस किसको लें? देखो, एक जो सबसे कॉमन आइडिया है वो ये है, बिकॉज हाइड्रोजन आपका लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन को अपना हम लाइटेस्ट मान लें, उसको रेफरेंस मान लेते हैं है ना। काफ़ी सिंपल आइडिया है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या है बेटा, हाइड्रोजन ना 3 तरीके का होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कि हाइड्रोजन के ऐसे एटम्स हैं डिफरेंट जिनका मास अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है। मतलब कि लेट मी गिव यू अ हिंट, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 तरीके के होते हैं जिनके पास, तीनों के पास प्रोटॉन तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, सेम गोज फॉर इलेक्ट्रॉन एज वेल, एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 न्यूट्रॉन है, एक के पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं और एक के पास 3 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो मास बदल गया, इजंट इट। सॉरी, एक के पास 0 न्यूट्रॉन्स हैं, एक के पास 1 और एक के पास 2। ये है बेसिकली काउंट। सो फर्स्ट वाले का मास इज 1U, फर्स्ट वाले का मास इज 1U, सेकेंड वाले का मास इज 2U एंड थर्ड वाले का मास इज 3U। तो ये 3 तरीके के एटम्स आ गए हाइड्रोजन के। तो इनको रेफरेंस कैसे माने? अब इनको रेफरेंस नहीं मान सकते बिकॉज जो एवरेज है वो 1 से ऊपर चला गया है ना। हम हाइड्रोजन को रेफरेंस इसीलिए मानने का सोच रहे थे क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम था, लेकिन हाइड्रोजन 3 तरीके का एग्जिस्ट करता है। व्हेन वी टेक द एवरेज मास, तो एवरेज मास इसका 1 को क्रॉस कर रहा है, तो फिर जो कैलकुलेशन हो जाती है 1.008 समथिंग इसका मास आता है, तो ये कैलकुलेशंस को डिफिकल्ट कर देता है। तो इस वजह से हाइड्रोजन को अपना रेफरेंस हम लोगों ने नहीं माना बिल्कुल भी। ओके, हाइड्रोजन इज नॉट आवर रेफरेंस। तो अब साइंटिस्ट ने फिर किसको रेफरेंस माना? देखो, 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन। तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हम अपने ऑक्सीजन को रेफरेंस लेना चाहते हैं है ना, काफ़ी अबंडेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, रिएक्टिव है, इसको रेफरेंस मान लेते हैं। कुछ ने कहा कि कार्बन को लेते हैं, कार्बन के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं ना, लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट है। तो ये चलता रहा, बट अल्टीमेटली in 1961 I guess, in 1961 yes, the carbon 12 आइसोटोप। अब ऐसा नहीं है कि कार्बन के एक ही तरीके के एटम्स हैं, कार्बन के भी और तरीके के एटम्स हैं, लेकिन जो बाकी है, द सेकेंड आइसोटोप इज कार्बन 14, उसकी परसेंटेज काफ़ी कम है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल। तो कार्बन का एवरेज मास 12 के आसपास ही आ जाता है। ठीक है, तो कार्बन को माना गया कार्बन 12 आइसोटोप जिसका मास एग्जैक्टली 12U है, द मास इज एग्जैक्टली 12U। तो इसको अपना रेफरेंस माना गया, दिस एटम हैज़ बीन टेकन एज रेफरेंस। अब फिर वही बात आती है कि इसको रेफरेंस मान तो लिया बट इसका मास तो 12U है, हाउ कैन वी टेक द रेफरेंस? ऐसे इस एटम को रेफरेंस क्यों मान रहे हैं हम जब इसका मास 1 के आसपास है ही नहीं है ना। तो लेट अस अंडरस्टैंड, मान लीजिए यू वेंट फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, ओके, आप सब्जियां लेने गए हैं और आप देख रहे हैं कि जो सब्जी बेच रहा है उसके पास कोई 1 किलो का या 2 किलो का रेफरेंस नहीं है,
उसने क्या किया, आपको एक 12 kg का वाटरमेलन दे दिया। 12 kg का वाटरमेलन अगर आपको दे दे कोई और कहे कि अब आप अपनी सब्जी इससे मेजर कर लो, बट ऑब्वियसली अब 12 किलो थोड़ी लेने गए हैं हम 1 किलो आलू लेने गए हैं, तो ये कैसे काम आएगा हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इस वाटरमेलन के 12 हिस्से करेंगे। ऑलराइट, दिस वाटरमेलन विल बी डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, एज सिंपल एज दैट। इसको डिवाइड करते जाएंगे आप, 12 हिस्से बना लीजिए। तो जो एक हिस्सा आएगा, इन केस हम 12 हिस्सों को 12 kg की चीज़ को 12 से डिवाइड कर दें, 12 टुकड़ों में बांट दें, तो एक पार्ट का मास विल बी 1 kg, और फिर उसको हम रेफरेंस ले सकते हैं। तो यही कहानी कार्बन के साथ है कि कार्बन का मास 12U है, लेकिन हम 12U को रेफरेंस नहीं मानेंगे, हम उसके 1/12 हिस्से को रेफरेंस मानेंगे, विच विल बी व्हाट, 1U। तो बस वही बात है। तो बेसिकली कार्बन 12 आइसोटोप को माना गया। तो और इसकी जो यूनिट है एटॉमिक मास की बेटा वो U लिखी जाती है, जिसकी अब मॉडर्न जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड मास। पहले एटॉमिक मास यूनिट था तो AMU लिखा जाता था, अब यूनिफाइड मास है तो U लिखा जाता है। ऑलराइट, तो क्या समझ में आया हमें कि हमारा रेफरेंस जो है एटॉमिक मास मेजर करने का वो है कार्बन, और क्योंकि कार्बन का मास 12U है तो उसको हम एज इट इज़ नहीं यूज़ करते, उसका हम 1/12 पार्ट यूज़ करते हैं, ओके, एज अ रेफरेंस, जिससे हम बाकी आइटम्स का मास जो है मेजर करेंगे। ऑलराइट, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, सिलेक्ट द मॉडल that represents the unit of atomic mass that is used in modern times। इनमें से कौन सी यूनिट मॉडर्न टाइम्स में यूज़ होती है। देखो AMU थोड़ा सा पुराना था, अब कुछ नया आ गया इसके बाद। ग्राम्स में हम एटम का मास मेजर करते हैं, लेकिन ग्राम नहीं है एटॉमिक मास मेजर करने की करेक्ट यूनिट। द करेक्ट यूनिट इज U। अब एक और चीज़ जानो कि ये जो U है इसकी वैल्यू क्या है। व्हाट इज U? U की वैल्यू है बच्चों 1.67 into 10 to the power minus 24 grams। This is the value of 1U। इतनी छोटी वैल्यू है, इसीलिए हम ग्राम्स में नहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं और हम दूसरी यूनिट लेके आए हैं, बिकॉज ये कैलकुलेशन अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा, बहुत ही टाइम वेस्टिंग कैलकुलेशन है ना। तो उससे अच्छा है कि हमने एटम्स के लिए मास की एक नई यूनिट बना ली, दैट इज U, यूनिफाइड मास। ओके, यूनिफाइड एटॉमिक मास, तो ये आपका U से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ U। तो ये हमारी अब तक हमें क्या समझ में आया कि एटॉमिक मास का रेफरेंस है कार्बन, और जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं वो है U। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब वही है, हमने इतना अभी तक क्या समझा कि रेफरेंस हमने कार्बन लिया और ऑक्सीजन को भी नहीं लिया। ऑक्सीजन के साथ भी यही था कि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, थोड़ा सा एवरेज 16 के ऊपर जा रहा था, बट स्टिल समझने की बात यह है कि कार्बन हमारा रेफरेंस है। ऑलराइट, अब डाल्टन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था एटॉमिक मास में, हाउ डिड डाल्टन हेल्प। देखो, देयर आर टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स, ठीक है, और सबकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपना एटॉमिक नंबर, अपना मास नंबर, अपना सारा मास वगैरह सब कुछ इनका अलग है ना। तो ये इतने सारे एलिमेंट्स जिनको आप पढ़ेंगे क्लास 10th में आकर। सो बेसिकली जो जॉन डाल्टन जिन्होंने हमें एटॉमिक थियरी दी थी, उन्होंने कहा, जॉन डाल्टन, अ ब्रिटिश केमिस्ट, प्रोवाइडेड द बेसिक थियरी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ईच एलिमेंट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। इन्होंने कहा कि हर एलिमेंट का अपना अलग एटॉमिक मास की वैल्यू होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कुछ इन्होंने अलग नहीं कहा, बट हाँ, बाद में मैंने डिस्कवर किया कुछ एलिमेंट्स के मासेस सेम भी आए, है ना, जैसे कि आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था। नाउ, रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटर्मिन्ड यूजिंग द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनको लॉ को फॉलो करते हुए एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U, है ना, और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U, ठीक है। ये सबसे आपका लाइटेस्ट एलिमेंट है, हाइड्रोजन का मास 1U है, कार्बन का मास 12U है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इनके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, ये क्या है, व्हाट आर दीज। बेसिकली ये है एटॉमिक नंबर, जो मैंने आपको समझाया था, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर है ये, क्या होता है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। आप जानते हो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन, अभी मैं वैसे और भी डिटेल में बताऊंगी, ये इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल माना जाता है। तो एक एटम का मास जब हम लिखते हैं तो इसके मास को नहीं काउंट किया जाता, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन
और एक न्यूट्रॉन का मास होता है बराबर, दैट इज 1 u। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है, 1 u है, तो मतलब 6 u यहाँ से आया और 6 u यहाँ से आया, तो 12 u इसका मास हो गया कार्बन का। इजी। सेम गोज फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास बच्चों एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, जो आपका हाइड्रोजन का नॉर्मल एटम है प्रोटियम। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो प्रोटॉन से ही मास आया इसका, तो एक्चुअली द मास ऑफ हाइड्रोजन इज द मास ऑफ प्रोटॉन ओनली, है ना, इसलिए इसका मास 1 u ही है, क्योंकि इसका उतना ही मास एक ही प्रोटॉन की वजह से मास आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास का है, इजंट इट। सो ये बेटा बेसिक चीज़ें हमने अब तक देखी कि कैसे हम मास लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। लेट्स मूव ऑन। चलिए, तो ये जॉन डाल्टन का कॉन्ट्रीब्यूशन था कि हर एटम बेसिकली अलग मास रखेगा, देयर कैन बी नो ओवरलैप्स। ओके, तो अब ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन को क्यों नहीं माना गया रेफरेंस, है ना, वाई वॉजंट ऑक्सीजन टेकन एज द रेफरेंस, जबकि कॉम्पिटिटिव उतना ही था, है ना, कार्बन के बराबर ही है हमारे लिए। तो एक्सपेरिमेंटली इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट 3 grams ऑफ कार्बन, जो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा है बच्चों, 3 grams ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 grams ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, है कि नहीं। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो क्या है मास का रेशो, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, तो 3 4s are 12, 4 4s are 16, 3:4 आ गया मास का रेशो कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 है। ओके, सो कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स मास टू ऑक्सीजन, ठीक है। इफ स्टैंडर्ड एटॉमिक मास इज 1 u, तो फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1.33 u, है ना। या अगर हम कार्बन को रेफरेंस मानते हैं, एकदम पूरा 12 u अगर हम कार्बन को मान ले, तो कार्बन का मास तो 1 u हो गया, है ना। अगर कार्बन को ही हम अपना रेफरेंस मान ले रहे हैं, पूरा कार्बन, नॉट 1/12, इन केस वी कंसिडर कंप्लीट कार्बन एटम, तो 12 मास होता है ना, तो कार्बन का उस हिसाब से मास आ गया 1 u, और ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा 16/12, 1.33 u, है कि नहीं। ये सिंपल, ये कैलकुलेशन किसी काम की नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाली है। बेसिकली ये बताया कि भाई ये अगर हम कार्बन को रेफरेंस मानेंगे पूरे एटम को, तो ये गड़बड़े होंगी, अजीब अजीब नंबर्स आएंगे, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आएगी, है ना। चलिए, टू डिटर्मिन द मास ऑफ अदर एलिमेंट्स, 1/16 पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम वॉज इनिशियली टेकन एज स्टैंडर्ड। क्यों, कार्बन का मास 12 u है और हमने 1/12 लिया क्योंकि हमें 1 u चाहिए। ऑक्सीजन का मास 16 u है, तो हमने 1/16 लिया पहले क्योंकि हमें 1 u चाहिए, है ना। तो ये माना गया पहले। ऑक्सीजन वॉज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड एज इट रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स, है ना। ऑल्सो इट्स एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स। ऑब्वियसली 16 है ना, इट्स मतलब 2 और 4 का मल्टीपल है, तो इससे जो डिवीजन से वैल्यूज आ रही थी वो सही आ रही थी काफ़ी, है ना। जहाँ पे 3 6 9 वगैरह आ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है कैलकुलेशन की, बट हियर वी हैड ओनली 2s, तो आराम से डिवीजन हो रहा था, है ना, वैल्यूज सही से आ रही थी। बट देन व्हाई डिड वी चेंज दिस, हमने रेफरेंस को चेंज क्यों कर दिया आपने, क्योंकि कार्बन वॉज बेटर, ठीक है। कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, ऑक्सीजन रिएक्टिव है बट कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, है ना। तो देखो, ऑक्सीजन वॉज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस एज इट रिएक्टेड, एटॉमिक मास और इसके जो एटॉमिक मास से वैल्यूज आती थी वो काफ़ी सही आती थी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन कि अब कार्बन को रेफरेंस माना क्यों गया, हमने ये तो कह दिया कि कार्बन रेफरेंस है, बट हाउ कम दिस हैपेंड कि कार्बन को अपना रेफरेंस हमने मान ही लिया, है ना। चलिए अब देखते हैं, मूविंग ऑन। ऑल राइट, so half of the city wants to drive on the left side and the half city wants to drive on the right. तो एक सिंपल है, मतलब कंफ्यूजन हुआ, कुछ लोग ऑक्सीजन चाह रहे थे, कुछ लोग कार्बन चाह रहे थे कि रेफरेंस भाई ये हमारे हिसाब से लो, ये हमारे हिसाब से लो, तो बट अल्टीमेटली कार्बन पे आया, है ना। सो some scientists preferred oxygen, some scientists preferred carbon 12. It was confusing for the scientists from different places who used 2 different elements as standards. अब पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है ना, आधी दुनिया मान के बैठी ऑक्सीजन को, आधी दुनिया मान रही है कार्बन को, तो कितना डिफिकल्ट है सिंक करना, क्योंकि रिसर्च तो सब जगह चल रही है ना। तो कैसे करें, मैच तो करना ही पड़ेगा, अगर हमें अपनी कैलकुलेशंस को सिंक करना है तो हाउ डू वी सिंक देम, है ना। इन 1961 कार्बन 12 को कार्बन 12 आइसोटोप को अपना रेफरेंस मान लिया गया, और ऑब्वियसली क्या होगी वैल्यू, देखिए कार्बन का मास इज, आई टोल्ड यू 12 u, है ना।
अगर इसको हम एज इट इज़ रेफरेंस मान लेंगे तो दिक्कत एक तो यहाँ आएगी कि इससे लाइट एलिमेंट्स भी हैं, है ना, तो उनका मास पॉइंट्स में चला जाएगा, होल नंबर्स में नहीं आएगा। तो इसको हमने, क्योंकि हम अपने रेफरेंस को 1U चाहते हैं, है ना, तो इसका 1/12 हिस्सा हम लेंगे। जो मैंने आपको वाटरमेलन वाली कहानी सुनाई कि 12 kg का अगर वाटरमेलन है तो उसमें से 1/12 हिस्सा बनाएंगे उसका, जो 1 kg का होगा, जिससे हम अपनी ग्रोसरीज मेजर कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है यहाँ पे। तो कार्बन का हम 1/12 लेंगे, दैट विल बी 1U। ये हमारा रेफरेंस है, दिस विल बी 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है जी, वेरी इजी। अब ये कार्बन का स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये देखिए, इसके पास यहाँ बीच में न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये सब आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें सारी डिटेल आएगी एकदम, है ना। चलिए, सो सम साइंटिस्ट प्रेफर्ड टू यूज ऑक्सीजन, बट उसने कार्बन कहा तो अल्टीमेटली कार्बन को मान लिया गया। नाउ नीड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, वाई डिड वी हैव टू इन्वेंट दिस काइंड ऑफ सिस्टम, है ना, क्यों करा। तो देखिए, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, बिल्कुल सही बात है। हाउ डिड केमिस्ट ओवरकम द डिफिकल्टी टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, कैसे किया। ऑब्वियसली आसान नहीं है, जिस पार्टिकल को आप देख ही नहीं सकते उसका मास आप कैलकुलेट करना चाहते हो। सो एटॉमिक मास बेसिकली है क्या, आप देखो, एटॉमिक मास जो मैं अब तक तुम्हें बताती आ रही थी, एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का कहीं मास में कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वाई आर वी डूइंग दिस। सो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, एंड वाई इज दैट सो, क्योंकि 1 प्रोटॉन is 1800 times heavier than an electron। इतना फर्क है। अब मान लीजिए you are in a room और उसमें you see, मतलब आपने एक रूम है आपके सामने जिसमें 2 एलिफेंट्स हैं एंड देयर आर 100 रैट्स। जब उसमें 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो रैट्स के मास से कितना ही फर्क पड़ेगा, है ना, नेग्लिजिबल माना जाएगा उनके मास को। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लाइक एलिफेंट्स जिनका मास बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन्स आसपास हैं भी तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे, है ना, बहुत कम मास देंगे वो। सो यस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये भी देखो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है कहाँ, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर है ना न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन्स तो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, बट हियर यू सी कि न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो मतलब एटम का जो सारा मास है वो न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड है ना। बाहर के तो पार्टिकल्स को नेग्लिजिबल मान लिया हमने, तो बीच का जो पोर्शन है जहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी की वजह से सारा मास है ना। तो सारा एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है बच्चों, ठीक है, इजी। नाउ मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज 1.67 इंटू 10 to the power -27 kgs। अगर ग्राम्स में लिखोगे तो 10 to the power -24 हो जाएगा, है ना। अगर मैं ग्राम्स में लिखना चाहूँ तो 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम्स हो जाएगा। सही है, क्लियर। नाउ एज द एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इट इम्प्लाइज दैट द मास ऑफ एटम शुड ऑल्सो बी लेस। ऑब्वियसली ज़्यादा तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इन्हीं की वजह से मास है, तो जितना इनका मास आ जाएगा सम का, उतना ही मास एटम का आएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता है, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। तो चलिए, एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज द मॉडर्न स्टैंडर्ड। बिल्कुल जी, हम जानते हैं ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, हमने ये सब ऑलरेडी चेक कर लिया। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटम गिवन ऑन द स्क्रीन, select the one which gives the information about the approximate mass of an atom। कौन से पोर्शन से मास पता चलता है। देखो, हमने कहा था शेल्स का तो कोई काम नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन्स उनमें, उनको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये जो बीच का पोर्शन है, न्यूक्लियस, दिस इज द पोर्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एन एटम, है ना। तो न्यूक्लियस पे हम सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे अपना आंसर, एंड यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सारे एटम का जो मास होता है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, दैट इज द न्यूक्लियस। ओके, चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ। तो हमने अभी तक क्या देखा कि मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है और उनका मास सेम है ना। इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इनका मास कितना है 1.67 इंटू 10 to the power -27 kgs। और ड्यू टू द स्मॉलर masses of atoms, it is more convenient to know their masses when compared to each other, obviously, है ना। चलिए, अब आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ हाउ इज रिलेटिव मास कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कार्बन 12 आइसोटोप।
एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली, इसके बारे में देख लेते हैं, है ना, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तो अब आए हैं हम नेक्स्ट चीज़ पर, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर द मास ऑफ एन एटम। कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं भाई, कौन से पुराने टाइम से कौन कौन सी यूनिट्स यूज़ होती आ रही हैं, ये हमें अभी देखना है ना। चलिए, द मास ऑफ एन एटम इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास यू, है ना। अर्लियर द एटॉमिक मास यूनिट वाज एब्रिविएटेड एज AMU, बट अभी उसको यूनिफाइड मास कर दिया गया है, यू कर दिया गया है, सिंपल छोटी यूनिट, ठीक है। नाउ कार्बन 12 को हम इतनी बार अब देख चुके हैं कि कार्बन 12 को हम मान चुके हैं रेफरेंस, तो एक 1U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। बिल्कुल सही बात है भाई, हम 12U को अपना रेफरेंस नहीं मान सकते, जैसे हम 12 किलो को नहीं मान सकते, हम 1 किलो को मानेंगे या फिर हम 1U को मानेंगे यहाँ पर, है ना। दैट विल बी 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप एटम, है ना। चलिए, नाउ सिलेक्ट द मॉडल विच रिप्रेजेंट्स द एटम दैट इज यूज्ड टू रेफर। जब आप मेजर करने जाते हैं मास, तो किसको चूज करते हैं आप, देखो 4 ऑप्शन है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, सॉरी 3 ऑप्शन हैं। तो ये तीनों आइसोटोप्स हैं कार्बन के, इसमें से कार्बन 12 इज द वन जिसको हम अपना रेफरेंस मान रहे हैं, है ना। बाकी आइसोटोप्स को नहीं मान रहे हैं और इनकी परसेंटेज भी बहुत कम है, बिकॉज कार्बन 12 आइसोटोप इज मोर देन 98%। 98% से ज़्यादा, जो हमारी धरती पे जितने भी कार्बन एटम्स हैं बच्चों, उसमें से 98% से भी ज़्यादा कार्बन 12 के ही एटम्स हैं। बहुत कम, लेस देन 1% आर कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इस वजह से एवरेज मास पे कोई फ़र्क ही नहीं आता, है ना। चलिए, मूविंग ऑन, तो एटॉमिक मास यूनिट हमारी यू है। नाउ कमिंग टू एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। अब कुछ एलिमेंट्स के मासेस देख लेते हैं जो आपको कॉमनली काम आएंगे, है ना। लेट्स सी व्हाट दीज मासेस आर। ओके, तो अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ एटम्स कुछ आपको मासेस भी याद करने पड़ेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए। सो हाइड्रोजन का मास 1 है, कार्बन का मास हमने अभी अभी देखा 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है और कैल्शियम का है 40। ये कुछ बेटा कॉमन एलिमेंट्स हैं, जब आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया करेंगे तो उस टाइम पे सब आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में आधी बार वैल्यूज़ देते हैं, आधी बार नहीं देते हैं, तो इट्स बेटर कि आपको वैल्यूज़ याद हों, है ना। अगर नहीं आई क्वेश्चन में वैल्यूज़ तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज, ये हम अब तक तो 20 टाइम्स आज के ही सेशन में देख चुके हैं, इट्स 12U। एंड ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का मास इज 16U। लेट्स सिलेक्ट दीज एज आवर आंसर्स और सबमिट कर देते हैं। करेक्ट, तो मासेस याद रखने हैं हमें, ठीक है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये हमें काफ़ी काम आएगा बच्चों आगे। नाउ सो अलॉन्ग साइड द नेम्स यू हैव टू रिमेंबर द मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स एज वेल। तो बच्चों आज के सेशन में हमने क्या देखा कि एटॉमिक मास हम मेजर कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द रेफरेंस दैट वी यूज़। पहले हाइड्रोजन भी आया दिमाग में, फिर ऑक्सीजन कार्बन में बहुत कंफ्यूजन चला बहुत टाइम तक, देन अल्टीमेटली कार्बन वाज चोजन एज द रेफरेंस। अब क्योंकि कार्बन का मास 12U है, तो हम 12U को रेफरेंस नहीं लेंगे, हमें 1U चाहिए, तो हम कार्बन के मास को 12 से डिवाइड कर देते हैं और उस 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज यूज्ड एज द रेफरेंस टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो वैल्यूज़ भी होल नंबर में आती हैं, आपने देखा कि जितने भी मासेस हैं मोस्टली देयर इज़ नो पॉइंट्स, उसमें ना डेसिमल्स नहीं आ रहे हैं, सीधा पूरी वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारा एटॉमिक मास था। यूनिट है U, जिसकी वैल्यू है 1.67 × 10⁻⁻27 kgs। ऑल राइट, सो अब मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। सो वील बी कंटिन्यूइंग विद दिस चैप्टर। टिल देन आपको क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट ज़रूर देखते रहना है बच्चों की, जो सेशन आता जाएगा यू मस्ट चेक कि कौन से सेशंस हो गए हैं सारे, आप सीरीज़ में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, मेक श्योर आप सारे सेशंस देख रहे हैं। इन केस यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो एंड वील बी रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स। All right. Thank you so much for joining me. This was Sushmita Sharma, your chemistry expert at Imbibe, and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.